Hello everyone, welcome to exam poll. Now we are going to start an interesting chapter which is related to 1857 revolt. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 1857 1857. आई होप ये चैप्टर आपने और ये वर्ड 1857 आप किसी भी बैकग्राउंड से हो ये वर्ड तो आपने जरूर सुना ही होगा. आज हम इसके पीछे की हिस्ट्री जानेंगे कि 1857 की हिस्ट्री के क्या था, एक्चुअल ये था ही क्या. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर इंडियन आर्मी एज वेल एज आपको ब्रिटिश आर्मी दिखाई देगी. इससे पहले अब हम एक टाइमलाइन को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि टाइमलाइन से आप चीजों को बहुत जल्दी कैच कर पाएंगे. ये है 1757. इट्स मीन 1757 से पहले का जब हम लोग टाइम देखेंगे तो तब तक जब ब्रिटिशर्स कंपनी आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी वो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के पर्पज से थी. ट्रेडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यापार हो रहा है, इसके अलावा अभी कुछ नहीं. बट हम देखते हैं 1757 के बाद से जब बक्सर आपका 1764 का बक्सर बैटल और 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी, इन सब के बाद उनकी मंशा लगभग चेंज हो जाती है. अब वो यहाँ पर ट्रेडिंग के साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर देते. तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1757 से पहले ओनली ऑन ट्रेडिंग एंड आफ्टर दैट पॉलिटिकल एक्सपेंशन एज वेल एज ट्रेडिंग तो हो ही रहा है. तो आपको ये याद रखना है पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड ट्रेडिंग. तो बस यही वो रीजन है जिसके बाद से 1857 की रिवॉल्ट की कुछ जड़ें आपको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी. अब हम इस मैप में देख लेते हैं. इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए. Now you can see in this picture, this map is related to 1837. ओके 1837 की जब हम मैप में देखते हैं तो आपको ये जो पिंक एरिया दिखाई दे रहा है, ये पिंक एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये आपका ये यूपी वाला पार्ट, जैसे अभी सेंट्रल प्रोविंस उस समय पर बोल रहे हैं, ये बंगाल वाला पार्ट, और ये यहाँ से आपका ये कोस्टल वाला एरिया, ठीक है, और ये कुछ पार्ट आपका ये महाराष्ट्र वाला है ना, पूरा मराठा एंड ऑल. तो ये पिंक एरिया उस समय पर 1837 में डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था. समझ में आ रहा है आपको 1837 तक. और जो ये येलो वाला ये ग्रीन वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, लाइक सबसेंट्री अलायंस वगैरह के थ्रू. समझ में आ रहा है आपको. तो 1837 तक जो पिंक एरिया आपको दिखाई देंगे वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में है, और यह जो येलो और ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल में है. अभी उतना एक्सपेंशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है 1837 तक. बट आफ्टर दैट ये कौन से पीरियड का, 1857 तक का. 1857 के जब हम मैप को हम देखते हैं उस समय के, तो उस समय पर अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि काफी हद तक एरिया, ये देखो पहले सेंट्रल प्रोविंस में उतना नहीं है, अब धीरे धीरे सेंट्रल प्रोविंस में ये एरिया बढ़ चुका है. समझ में आ रहा है. ये देखिए अभी तक पहले यहाँ 1837 तक ये वाला इलाका नॉर्थ वेस्ट इलाके में अभी भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से. लेकिन अब हम 1857 देखेंगे ये आपका सिंध, ये पूरा इलाका ब्रिटिश कंट्रोल में डायरेक्टली आ चुका है. ये तो पहले से ही था, ये भी था. मतलब ओवरऑल अब एरिया क्या हो रहा है, एक्सपेंशन बढ़ गया है. ये कब हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के आने के बाद. ये दिस थ्योरी इज गिवन बाय डलहौजी. हम इसके ऊपर अभी बात करेंगे. फिर हम देखते हैं कि कैसे इनके डलहौजी ने कैसे आग लगाने का काम किया था 1857 की क्रांति में. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई इस मैप के थ्रू कि कैसे 1837 से हाउ 1837 हाउ दिस एक्सपेंड देयर एम्पायर. ठीक है, एम्पायर तो नहीं कहेंगे, एक तरीके से कि कैसा अपना वो जो ब्रिटिश था इलाका वो धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेंड करते हुए चले गए. ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. अब हम चलते हैं इसकी स्टार्टिंग करने के लिए कि एक्चुअल में रीजंस क्या थे, क्योंकि किसी भी इतना बड़ा, इसको बोला जाता है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या बोला जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये चीज आपको पता होना चाहिए. द फर्स्ट वॉर
ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपको ये याद होना चाहिए। वैसे एक ये बुक भी है, भारत का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है बाय वीडी सावरकर। ठीक है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि इंडिया के लिए ये क्या है, पहला स्वतंत्रता संग्राम है। शायद आजाद हो भी जाते, आजाद क्यों नहीं हुए, ऐसे क्या रीजन थे जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जा रहा है। तो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पिक्चर अभी बाकी है, बताएंगे क्यों नहीं आजाद हुए। इसके 90 साल बाद हम लोग आजाद होते हैं। कब आजाद होते हैं? 90 साल बाद। इवन 1757 में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी हुई थी, एक प्रेडिक्शन हुआ था, और उस प्रेडिक्शन में यही था कि आज से 100 साल बाद 1757 में एक प्रेडिक्शन हुआ था कि आज से 100 साल बाद एक वॉर होगा और उस वॉर में हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन हम तो आजाद नहीं हुए ना, क्योंकि कुछ रीजन से आजाद ना हो पाने के। वो रीजन हम देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये बुक भी है, फिर मैं आपको बता रही हूं, ये है वीडी सावरकर की। किसकी? वीडी सावरकर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इतना बड़ा, इतना मतलब इसको इतनी बड़ी संज्ञा, इतना बड़ा टाइटल मिला हुआ है, तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़े रीजंस भी होंगे। अब हम उन रीजंस को जानने लेते हैं कि आखिर ये रीजन थे ही क्या इतने बड़े रिवॉल्ट के पीछे। सबसे पहले ये देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट, सिपाही, जमींदार, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स, पंडित एंड मौलवीज, ऑल ग्रुप्स, लगभग सोसाइटी के हर एक ग्रुप क्या है, सब परेशान है, सब परेशान है कि भाई ये ब्रिटिशर्स लोग तो आके हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या धीरे धीरे इनके अंदर वो भावना फूटने लगी कि 1857 का रिवॉल्ट कर डाला। बर्दाश्त तो कर ही रहे थे ना, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब टूट जाएगी तो हर कोई क्या होगा, हर कोई उस लिमिट को फिर क्रॉस कर देगा। तो सेम हेयर यहां पर भी ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले हम कुछ रीजंस देख लेते हैं उस, चलिए रीजन, कॉजेस। अब हम कॉजेस देख लेते हैं, क्या क्या कॉजेस थे। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस देख लेते हैं हर एक चीज के, फिर हम इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक कॉजेस में क्या है, आपका आर्थिक कारण। देखिए सबसे पहले इस समय पर क्या हो रहा है, ड्रेन, इंडियन जो ड्रेन थी, इंडियन इकोनॉमिक की जो ड्रेन है वो बिल्कुल ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे बोलते हैं। डायरेक्टली पैसा कहां जा रहा है, अब इंडिया से कहां जा रहा है, ब्रिटेन में, ये बिल्कुल पास हो रहा है। और दिस थ्योरी इज गिवन बाय दादाजी नेरोजी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब हर कोई परेशान है क्योंकि एक तो आपका क्या हो गया, इंपोर्ट टैक्स हटा दिया। इंपोर्ट टैक्स की वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश सामान है, जो ब्रिटिश गुड है, वो इंडिया में डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं विदाउट एनी टैक्स। तो अब डायरेक्टली एंट्री कर रहे तो उनका कॉस्ट भी बहुत कम होगा, और जो इंडियन है, जो इंडियन गुड्स हैं, अब वो कंपेयर नहीं कर पा रहे मार्केट में किसके साथ, ब्रिटिशर्स गुड के साथ। एक तो पहले ये ट्रेडिशनल गुड्स हैं, कौन, भारत के जो गुड्स हैं वो अभी भी परंपरागत रूप से बनाए जा रहे हैं, मशीन, ये मशीन से बन के आ रहे हैं, और ये विदाउट टैक्स आ रहे हैं। तो भाई ये तो सस्ते होंगे ब्रिटिशर्स के गुड, इनको कौन खरीदेगा, वैसे ही लोग परेशान। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक ग्रुप ऐसा है, लाइक ट्रेडर्स भी परेशान होंगे उसी वजह से, है ना, ट्रेडर ग्रुप की उनका सामान ही नहीं बिक रहा है, इसलिए उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा था। कॉटेज इंडस्ट्री समय पर बिल्कुल लगभग क्या हो रही है, खत्म हो रही है। आपको बताना है इंपोर्ट टैक्स, ओहो ये क्या है, इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स क्या हो गया भाई, खत्म कर दिया। तीसरा इंपोर्ट टैक्स खत्म कर दिया। हम क्या देखते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, जो छोटे छोटे लघु कुछ उद्योग होते हैं वो लगभग तो ठप ही हो गए,
गांव में ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई अपने सामानों को लेकर के, रेलवे सिस्टम आ गया, रेलवे सिस्टम के आने से हर एरिया में जाना पॉसिबल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, उस समय की कॉटेज इंडस्ट्री भी डाउन हो जाती है। भाई जिनकी जिंदगी है ये सब चीजें, अगर आप उनसे वो चीजें छीन लोगे तो क्या होगा सोच के देखिए उसको। तो कॉटेज इंडस्ट्री भी क्या हो रहा है, लघु उद्योग खत्म हो रहे हैं भाई, ये भी खत्म। इस समय पर अब हम देख लेते एक बार पीजेंट्री क्लास को। किसको देख लेते हैं, ये पीजेंट्री भाई साहब को आप देख रहे हो, उनके चेहरे पर ही दर्द दिखाई दे रहा है। पीजेंट्री क्लास को क्या प्रॉब्लम थी, अब हम ये देख लेते हैं। पीजेंट्री क्लास को ये प्रॉब्लम थी कि भाई तुम मुझसे, अभी आपको अगर याद हो तो इस समय पर बहुत मतलब काफी सारी पॉलिसीज आ गई थी, और वो पॉलिसीज क्या थी, नए नए जैसे परमानेंट सेटलमेंट और इजारेदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, इन सिस्टम की वजह से टैक्स लिया जा रहा है, कभी परमानेंट तरीके से, कभी सर्वे करा के, अलग अलग तरीके से नई नई पॉलिसीज लगा करके, टैक्स हो चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, आपको टैक्स यू हैव टू पे। क्या होगा कि पीजेंट्स का हालत खराब होगी। और आप देख सकते हो कि कितने बार फेमाइंस भी आए हैं। फेमाइन देखते हैं अब हम। सबसे पहले आप इसको देखिए कि ये क्यों परेशान है, क्यों हमारे किसान भाई साहब परेशान है, क्योंकि क्या हो रहा है, पीजेंट क्लास इसलिए परेशान है क्योंकि क्या हो रहा है, नए नए पॉलिसीज लगाए जा रहे हैं, बाय पॉलिसीज। समझ रहे हो अब मैं क्या बताना चाह रही हूं, इतनी सारी पॉलिसीज के थ्रू अब क्या होगा, किसी को भी गुस्सा आएगा ही आएगा। आप अपनी जिंदगी पर गुजर रही है सबको, उनके जो कि वो कमा रहे हैं, ठीक है। पीजेंट्री क्लास क्यों है भाई, परमानेंट सिस्टम लगा रहे हो, परमानेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। तो ओवरऑल पीजेंट्री क्लास, ट्रेडर क्लास है ना, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, इनका सामान ही नहीं बिक रहा है ना, गुड्स नो गुड्स। इसमें क्या हो रहा है, ये इनमें टैक्सेस लगाए जा रहे हैं दिन रात नए नए तरीके से कि कैसे पीजेंट्री क्लास को खाया जाए, तो ये वैसे परेशान है। तो आई होप आप इकोनॉमिक, एक और चीज हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक को खत्म करने से पहले। इस समय पर क्या हो रहा है, 70 से 1857 तक, इन 90 सालों में, इन 90 सालों में क्या हो रहा है, 12 फेमाइंस आए, 12 अकाल है। बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि पहले अकाल नहीं, अकाल पहले भी आते थे, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम होता था, समझ में आ रहा है। लेकिन इस समय पर भाई 1770 से 1857 में 12 अकाल आना, 12 फेमाइंस आना, इट्स अ बिग डील। ठीक है चलो फेमाइन आए, उसको कैसे डील किया, कोई पड़ी नहीं होती थी ब्रिटिशर्स को कि ठीक है आ रहे, उनका कोई मैनेजमेंट ही नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एकदम चीजें खराब हो रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल होती जा रही थी। तो 90 सालों में कितने भाई, 12 फेमाइंस आ गए, 12 अकाल आ गए। ये भी बड़ी बात है, ठीक है। आई होप आपको इकोनॉमिक कॉजेस समझ में आ गए हों कि इकोनॉमिक रीजंस उस समय पर क्या क्या थे। अब हम चलते हैं एक नए रीजंस की तरफ, और वो रीजन हमारे क्या होंगे, अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल के बारे में। खैर यहाँ पर तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं। पॉलिटिकल में आपके देखो भाई साहब, ये तो गुस्सा होके बैठे हुए हैं, रूलर ऑफ इंडियन स्टेट, देख रहे हो। डॉक्टर ऑफ लेप्स के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले चलो पॉलिटिकल के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल कॉज, पहला पॉलिटिकल कॉज में क्या है, किसी को भी हाई पोस्ट नहीं मिल रही है, इंडियन को एकदम इंफीरियर है ना, इंफीरियर सुपीरियर वाली जो फीलिंग्स होती हैं, कोई पोस्टेस नहीं मिल रही, इतने सारे वो एक्ट लेकर के आ रहे हैं, एक्सपेंशन सब्सिडरी अलायंस कितनी। सबसे पहला नो हाई पोस्ट, अच्छे से समझिए, नो हाई पोस्ट, ठीक है, कोई हाई पोस्ट ही नहीं मिल रही है। दूसरा, इनकी एक्सपेंशन की जो नीतियां थी, मतलब पॉलिसीज थी कि अपने साम्राज्य को या अपना एरिया को कैसे एक्सपेंड किया जाए। 1837 में देखा था कम एरिया थे, लेकिन 1857 के एरिया ऐसे ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, सब्सिडरी अलायंस ला रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। एक्सपेंशन पॉलिसी मतलब क्या है, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए अलग अलग नीतियां लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ग्रुप, एक नहीं
भाई इतने सारे ग्रुप परेशान हो गए हैं। समझ में आ रहा है? जैसे क्या हम एक बात कर लेते हैं, कौन कौन सी है, जैसे सबसेंडरी अलायंस, सबसेंडरी अलायंस, ठीक है। दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई हो, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी हम समझते हैं, फिर बताते हैं क्या हो गया। इन दो रीजंस को समझने के बाद अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं आपका रिलीजियस पर, सोशल और रिलीजियस कॉजेस पर। समझते हुए चलिए कि उस समय पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। ये देखिए, कॉजेस में अब हम क्या देखते हैं, कॉजेस में अब हम देख लेते हैं क्या, ठीक है। फिर हम इसमें देखेंगे आपका मिलिट्री, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आप इसमें पहले वाले में हम बात कर लेते हैं सोशियो की, सोशियो, सोशल और क्या है रिलीजियस, रिलीजियस कॉज, ठीक है। अब देखिए इस समय पर वो पहले से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस समय पर आपने देखा होगा कि ये अलग अलग चेंजेस ला रहे हैं, रिलीजियस मूवमेंट ला रहे हैं, लाइक सती बैन कर दी है ना, और ये आपका जो विडो रिमैरिज कर दी। ये सारी चीजें क्या है, ये ठीक है बहुत अच्छी चीजें थी, सती बैन करना, विडो रिमैरिज करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडियन फीलिंग्स थी, जो इंडियन इंटेंशन था, वो क्या हो रहा है, वो हर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, इनके इनके खुद के रिलीजियस में इंटरफेयर, रिलीजियस इंटरफेयर, रिलीजियस इंटरफेयर, ठीक है। दूसरा में इंटरफेयर में भी क्या, सती हो गया, ठीक है। दूसरा विडोरी मैरिज हो गया, विडोरी मैरिज हो गया। और इसी समय पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कुछ ऐसी एक्टिविटी सोसाइटीज में हो रही थी जो कि मिशनरीज एक्टिविटी थी, और बात हो रही थी कि ये मिशनरीज जो है ये कन्वर्जन करा रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या, धर्मांतरण करा रहे हैं। भाई अगर मैं हिंदू और मुझे बोल दिया जाए कि आप क्रिश्चियन बन जाओ या आप मुस्लिम बन जाओ, मेरे तो धर्म के एकदम खिलाफ हो जाएगी ना चीजें, और धर्म से बड़ा तो वैसे भी अकॉर्डिंग टू इंडियंस कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ है, इसीलिए कन्वर्जन वाली एक्टिविटी जो कि मिशनरीज के थ्रू हो रही थी, कन्वर्जन धर्मांतरण वाली, वो तो इंडियंस की फीलिंग्स के लिए क्या हो गया एकदम कि भाई ऐसे कैसे। और एक और अगर आपको याद हो तो 1813 का एक्ट, 1813 के एक्ट में मिशनरीज को अलाउड कर दिया था, मिशनरी कैन अलाउड टू कम टू इंडिया, ओके, बट व्हाई, फॉर द स्प्रेडिंग देयर रिलीजन एंड ऑल। क्रिश्चियंस एंट्री हो गई, ठीक है। तो 1813 का एक्ट क्या बता रहे, इज अलाउड टू मिशनरीज, ठीक है, अलाउड टू मिशनरी। तो अब क्या हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यही किया जा रहा है कि इनका भाई हमसे हमारा रिलीजन छीनने की बात कर रहे हो, वैसे इंटरफेयर कर रहे हो, रिलीजन के लिए एंट्री दे रहे हो कि ठीक है नया रिलीजन एंट्री हो रही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी समय पर ये सारी चीजें, इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ। 1837 में, अगर आपको 1837 याद हो तो 1837 में एक और एक्ट आता है,
और उसमें क्या हो रहा है, खैर ये इससे रिलेटेड नहीं है, सोशल हम मान सकते हैं। तो 1837 के एक्ट में 1837 के एक्ट में, ये एक्ट नहीं था, ये जस्ट एक लॉ था। 1837 में क्या हुआ, अब जो पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन आप समझ रहे हो, जब मुगल से तो उनका टाइम पर ये एकदम कोटियर लैंग्वेज थी, तो इस कोट लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। क्या कर दिया, देखो पर्शियन लैंग्वेज जो है इस समय की, पर्शियन लैंग्वेज आपका क्या है, फारसी भाषा, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, रिप्लेस कर दिया किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से। 1837 में क्या होगा भाई, जिनके पास जो पर्शियन लैंग्वेज के बिहाफ पे काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो तो गए ना, एम्प्लॉयमेंट खत्म। तो एक और रीजन हो गया किसका, एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से क्या हो गया, वो तो भाई क्या हो गया उनके लिए, तो एम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो 1844 में एक और ये लॉ लेकर के आते हैं, और उसमें इन्होंने क्या कर दिया, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी जॉब चाहिए इनके इनके एरिया में, तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी हो गया। एक तो इन लोगों की जॉब चली गई, जिनको पर्शियन आता था, कुछ लोग तो यही ना, आपको अगर पता होगा जैसे लिपिक वगैरह होते थे या अकाउंटेंट वगैरह होते थे जो सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज से थे, उनकी तो जॉब चली गई। और 1834 में क्या, किसी भी जॉब के लिए आपको क्या आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। एक न्यू रूल आ गया, न्यू रूल आया किसके लिए, क्या होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो गई जॉब्स के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हो, ये वो रीजन है जो उस समय क्या इनके अंदर क्या गुस्से को पैदा कर रहे हैं। गुस्सा तो देखो भाई हो चुका है, मेरे को ही देख के गुस्सा आ रहा है अब इनको, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके साथ साथ हम ये एक और चीज देख लेते हैं, मिलिट्री। आई होप आपको ये कॉजेस समझ में आ गए हों। अब चलते हैं मिलिट्री की तरफ। मिलिट्री को क्या परेशानी थी, ये रे हमारे आमिर खान भाई साहब, सिपाही। ये सिपाही क्या होता है, ये हिंदी वर्ड है सिपाही, ठीक है, लेकिन इंग्लिश को जो इंग्लिश मैन होते थे उनको ऐसे सिपाही बोलना नहीं आता था, इसलिए वो उसको क्या बोल रहे हैं, सिपाही। अब एक चीज अच्छे से समझते हुए चलिएगा, पहले हम इनके कॉमन से रीजन देख लेते हैं सिपाही इनके, ठीक है। ये हो गया आपका मिलिट्री कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। अब देखिए सिपाही को क्या प्रॉब्लम थी, अब तक क्या हो रहा है, पहली बात तो ये आज की जैसी आर्मी नहीं, एकदम रेगुलर आर्मी। उस समय पर जब जरूरत हो रही है तब वो लोग आर्मी का यूज कर रहे हैं, और वो आर्मी है भी कौन, जो पिजेंट्री क्लास है, जब जरूरत पड़ रही है तो वही चले जा रहे हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि 1770 से 1857 के बीच में 12 फेमाइंस आ गए हैं, 12 अकाल पड़ गए 90 सालों में, नो मैनेजमेंट। तो उन लोगों को ये लग रहा है कि भाई खाने को तो वैसे भी नहीं है, और मिलिट्री में जाने का उनका वो मिलिट्री में जाने का इनका मेन मकसद यही होता था कि चलो कुछ नहीं तो वहां खाना तो मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो अब मिलिट्री को क्या प्रॉब्लम थी, कोई भी अगर मिलिट्री में जा रहा है तो कोई भी अगर काम कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट है ना। तो ये सारी चीजें नहीं थी वहां पर। क्या हो रहा है, इंफीरियर और सुपीरियर का बहुत ही ज्यादा था बिटवीन द जो यूरोपियन आर्मी थे और यहां पर इंडियन आर्मी थे, और इंडियन रेशियो ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इंडियन रेशियो बहुत ज्यादा था किसमें, इन ब्रिटिश आर्मी में। और यूरोप आर्मी ये तो इन्होंने 1857 के बाद से चेंज कर दिया था, क्योंकि इन्हें लगने लगा कि भाई ये तो हमारे लिए घातक हो रही है जैसे ये लोग कर रहे थे। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और अब तक ये चीज फैली हुई थी कि सबको ये था कि ब्रिटिश तो कोई नहीं हरा सकता। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, द फर्स्ट एंग्लो वॉर, इस एंग्लो वॉर में क्या होता, फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स की हार हुई थी। और एक और था क्रिमिनल वॉर। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूं क्या रीजन से नो हाई पोस्टस,
ठीक है, कोई हाई पोस्ट ही नहीं मिल रही है। मिलिट्री में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, हाई कमांड, जैसे जर्नल वगैरह, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी, समझ रहे हो आप। और इनमें क्या था, इंफीरियर और सुपीरियर ट्रीटमेंट हो रहा है, इंफीरियर और सुपीरियर ट्रीटमेंट हो रहा है। और इनको क्या होता था, इनको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, लेस, इनको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल से क्या हो रहा है, लेस चांसेस टू प्रमोशन। ठीक है, सैलरी, हर कोई परेशान है, सैलरीज ढंग से नहीं मिल रही हैं या कम मिल रही हैं, सैलरीज, है ना, सैलरी बहुत कम है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत इजीली तरीके से चीजों को समझ जाएंगे, समझ में आ रहा है। एक तो ये सारी चीजें, हाई पोस्ट ने इंफीरियर सुपीरियर ट्रीटमेंट हो रहा है, लेस चांसेस टू प्रमोशन, और सैलरीज बहुत कम है। इसीलिए हमको एक एग्जाम्पल भी मिलता है, जो एक तरीके से सिपाही म्यूटनी ही था, वो भी सिपाही विद्रोही था वो, और वो क्या था, वो तो हमारा बेल्लोर विद्रोह, जो कि सिपाही के द्वारा हुआ था 1806 में। आई होप यू गॉट इट। अब तक सबको यह लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इसी समय पर जब आपका ये अफगान वॉर चल रहा था, द फर्स्ट अफगान वॉर, एंड इन दिस वॉर द ब्रिटिश फाइनली डिफीटेड बाय द अफगानीज। सो इस समय पर यह चीज आ गई थी कि मतलब पहली बार हार रही है, तो अब जो कि ये बात इंडियंस के तब तक उनकी फीलिंग में था ना कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स को कोई नहीं हरा सकता। और ये जो 100 साल में, ये जो 1757 से 1757 से 1857 का ये जो गैप है 100 ईयर्स का, इस गैप में हार, ये छोटा मोटा छुटुक मुटुक तो हार ही जाती है भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बड़े लेवल पर कहते हैं ना, वो वाला कभी ऐसे हार नहीं हुई। तो उनको तो ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स को, इंडियंस को, कि हम इनको कभी नहीं हरा सकते। लेकिन ये फीलिंग कब चेंज हो गई, ये फीलिंग हमारी चेंज हो जाती है ये याद रखिएगा, और ये वेल्लोर विद्रोह है, ठीक है, ब नहीं है, वो व है, वो गलती से, वो है वेल्लोर। क्या है, वेल्लोर, ठीक है। हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी कि एक और वॉर होता है विच इज रिलेटेड टू द फर्स्ट अफगान, एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और इस वॉर में क्या हो रहा है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें पहली बार ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1830। वैसे ऐसे इतने डेट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम्स में उसको बहुत ज्यादा पूछ भी लिया जाता है, तो याद रखिए फर्स्ट अफगान वॉर। और इसी समय पर एक और वॉर होता है, क्रीमिनियन वॉर। ये क्रिमिनल वॉर खैर इंडिया में नहीं हुआ था, ये बाहर हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वॉर में भी ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये हुआ था आपका 1854 से 1856 का टाइम पीरियड है। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको समझा दिया ना, इससे पहले कभी सबको ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये कभी नहीं हारेंगे। तो फर्स्ट टाइम भाई ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिशर्स क्या हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स defeated by other। तो अब उनके अंदर भी
आप समझ रहे हो? तब धीरे धीरे ये वो चीजें थी कि हाँ अब वो लड़ाई करने के लिए वो कर सकते हैं, जिसका हम एग्जाम्पल हमने वेल्लोर विद्रोह में देखा है 1806 में, जब फर्स्ट टाइम सिपॉइज वगैरह क्या करना स्टार्ट कर जाते हैं, वो विद्रोह करना स्टार्ट करते हैं। रीजंस हमने देखे, ठीक है। अब एक बार इस पिक्चर में देख लेते हैं कौन परेशान है, इसके बारे में हम बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में। सिपॉइज क्यों परेशान है वो हमने देख लिया, सैलरीज नहीं है, प्रमोशन नहीं है हो रहा है ढंग से, और इन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंफीरियर सुपीरियर जैसे फीलिंग्स हो रही हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है। जमींदार क्यों परेशान है भाई? जमींदार इसलिए परेशान है कि टैक्सेस की अगर टैक्स नहीं टाइम पे दिया तो इनसे इनकी सारी जमीन छीन ली जाएगी, और भी बहुत सारे रीजंस थे। और हमने देखा पीजेंट्री क्लास, न्यू न्यू पॉलिसीज, है ना, जिससे उन्हें टैक्स पे करना है, भाई है ही नहीं प्रोडक्शन, कहां से टैक्स पे करेंगे, ठीक है, आप भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो। ये सारी चीजें, इसके साथ हम क्या देखते हैं, ट्रेडर्स ग्रुप, ट्रेडर को क्योंकि नोट हमने ही देख लिया था कि इंपोर्ट टैक्स हटा दिया गया है, जिससे ब्रिटिशर्स अपना क्या करेंगे, गुड्स मार्केट में अब उनका एक्सपेंशन होगा ना, ऑफकोर्स सी बात है, तो ट्रेडर्स वैसे परेशान, हमारा सामान नहीं बिक रहा है, ठीक है। और हमने देखा था आर्टिजन्स, इस समय पर क्राफ्ट पर्सन्स को क्या प्रॉब्लम थी ये भी हम देख लेते हैं। क्राफ्ट पर्सन का क्या था कि अब तक इन लोगों को पेट्रोनेज मिलता जा रहा था, पेट्रोनेज इन द सेंस पेट्रोनेज इन द सेंस कि अब तक ये राजा के अंडर काम कर रहे थे, ठीक है, जिसे बोलते हैं संरक्षण, जिसे बोलते हैं पेट्रोन, ठीक है। राजा के टाइम पे इनको खूब पेट्रोन मिल रहा है, लेकिन अब जैसे ही राजा की पावर तो उनसे छिन रही है, अब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स एंट्री कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए वो क्यों आर्टिजन्स को वो करेंगे? राजा के पास ही बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो क्या इन्हें पेट्रोन करेगा? इनके तो वैसे भी जो ये लोग सामान बना रहे हैं हाथ से, तो वैसे ही मार्केट में इतना नहीं बिक रहा है। तो फाइनली आप देख रहे हो इनकी हालत भी खराब, पेट्रोन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग परेशान। और ये पंडित और मौलवी, पंडित और मौलवीज आपने देखा होगा, ये नए नए रूल्स रेगुलेशंस, है ना, इनके रिलीजियस में आप एंट्री करके ऐसे कूद गए ब्रिटिशर्स, और क्या कर दिया, धीरे धीरे चेंज कर दिया, तो वो भी परेशान होंगे। मुस्लिम्स भी चेंज, मुस्लिम रिलीजन भी चेंज हो रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज एंट्री कर रहे हैं जो कि कन्वर्जन को वो दे रहे थे ज्यादा से ज्यादा। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। ये एक बैकग्राउंड था जिसने 1857 के लिए सूखी लकड़ियां तैयार कर दी। मैं आपको फिर बोल रही हूं, ये सूखी लकड़ियां तैयार हो चुकी हैं, सबके पास है सूखी लकड़ियां थोड़ी थोड़ी। आग लगाने का काम, चिंगारी लगाने का काम अब दो रीजंस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो टॉप लेवल पर आते हैं वो आपके कौन होते हैं, आपके ये राइफल। एक रूमर फैल जाता है, वो अभी रूमर के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, मतलब दत्तक पुत्र का सिद्धांत। दत्तक पुत्र का सिद्धांत। अब इसमें क्या था, इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स सबसे पहले पता होना चाहिए, विच इज गिवन बाय द डलहौजी, ठीक है, ये डलहौजी ने दिया था। और इसमें क्या था, इसमें जो इनकी आपको पता होगा कि हमेशा इनमें क्या होता था, अगर अपना बेटा नहीं है तो ये लोग गोद ले लेते थे इंडियंस। तो क्या अभी गोद लेने की जो परंपरा थी, उस परंपरा को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। भाई हमारी परंपरा पे आके तुमने क्या कर दिया, डायरेक्टली अटैक कर दिया कि अब आप गोद ही नहीं ले सकते हो। एक तो तुम हमारे देश में आए, ऊपर से तुम हमारी कंट्री में क्या कर रहे हो, ऐसे अलग अलग पॉलिसीज लगा रहे हो। तो भाई इसमें क्या हो गया, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में क्या हो गया, अब आप गोद नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपने पता होगा जैसे सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, इनफैक्ट झांसी, इसका नाम तो आपने पक्का डेफिनेटली सुना होगा, कोई और नहीं भी सुना है तो इन पर भी क्या लगा दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लगा दिया गया।
ये सारी पॉलिसीज क्या हैं? इन पॉलिसीज के थ्रू उनसे उनका एरिया इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, मैंने आपको मैप बताया था और उस मैप में 1857 के बाद से वो एरिया डायरेक्टली किसके अंडर आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में। समझ में आ रहे? ये एक तरीके की क्या था? इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी कि गोद नहीं कर सकते, आप अडॉप्ट नहीं करोगे, अडॉप्ट करने की पॉलिसी खत्म मेरे भाई। समझ में आ गया? तो अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं सतारा, ठीक है, सतारा, और ये है आपका, एक मिनट, जैतपुर, जैतपुर, और एक आपका आ गया संभलपुर, ठीक है, सतारा है ना, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, उदयपुर, झांसी, ठीक है। तो ये सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, ठीक है, और उदयपुर, आपका उदयपुर कब है? 1850, झांसी 1854। आई होप आप उस बैकग्राउंड को समझ रहे होंगे, और नागपुर भी आप इसी के साथ ले सकते हैं। ये वो एरिया है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या हो गया था? डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए थे। अब गोद नहीं ले सकते हो, क्योंकि गोद लेने के बाद क्या है, अगर अपना बेटा नहीं भी है तो क्या होगा, हम आप अडॉप्ट कर लेंगे और उसके बाद मेरा बेटा क्या चलाएगा, उस मेरे बढ़ाए हुए एम्पायर को चलाएगा और एक्सपेंड करेगा। लेकिन अब ये सारी पॉलिसीज ही खत्म हो गई। क्या किन किन एरियाज पर लगाई गई? जिसके ये एक तरीके का सिर्फ एक, समझ रहे हो आप, एक तरीके के रीजन से एक पॉलिसी थी जिसके थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हो। वो आप उन चीजों को समझो। एक्सपेंड होने के बाद क्या हो रहा है? आई होप डॉक्टर, लकड़ी तैयार हो गई है। लकड़ी के लिए अब हम देखते हैं चिंगारी का काम। चिंगारी ये भी थी, मैं फिर आपको बता रही हूं कि टाइम पीरियड क्या है, 1856 के लगभग का टाइम पीरियड है। नाउ यू कैन सी 1850, 1849, 1854 विच इज नियर बाय द 1856 अराउंड। और इसके एक साल बाद ही तो वॉर हो रहा है 1857 का। इसके पहले अब हम देख लेते हैं एक चिंगारी का काम कौन कर रहा है। जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में? तत्कालीन कारण। ओके, विच इज इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनफील्ड राइफल इन द सेंस कि इन दैट टाइम पीरियड द यूज वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऐसी बंदूक वो लोग यूज कर रहे थे। आप इसमें देख सकते हैं उस टाइम पीरियड में क्या था कि इसमें आपको ये बुलेट एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ से, और उसके एंट्री करने के लिए, बुलेट एंट्री करने के लिए आपको अपने इस ग्रीस, इस कार्टिलेज को अपने मुंह से छीलना पड़ेगा। और छीलने के लिए उस समय पे एक रूमर था। वो रूमर क्या था? ये रूमर फैल चुका था कि जो ग्रीस है, इस ग्रीस में क्या है? काउ फैट है, शुगर कह रही हूं, सॉरी, काउ और पिग फैट है, जिसे हिंदी में सुअर बोलते हैं। ठीक है, काउ और पिग फैट है।
ये एक ऐसा रूमर था, रूमर हो सकता है, अब कुछ नहीं पता कि एक्चुअली में था क्या, सच में रूमर था क्या, ये रियलिटी थी क्या, ये हमारा रिलीजन सच में उस चीज को खराब करने के लिए था। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि रूमर क्या था कि इस ग्रीस को जैसे आप टच करोगे तो आपके मुंह में किस चीज का क्या लग जाएगा, काव और पिग, पिग का फैट। और काव तो भाई इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एकदम प्योर, लाइक माता की तरह उसको पूजा जाता है। और पिग इंडियंस के लिए भी बेकार है और कहते हैं मुस्लिम्स के लिए भी। तो उनके क्या, और एक रिलीजियस जो वो इंटेंशन थी ना, या रिलीजियस जो फीलिंग है, उनके सेडिमेंट्स बिल्कुल प्रॉपरली क्या और एकदम हर्ट हो गए हैं। ये वो रीजन था जिन्होंने सूखी लकड़ियों पे क्या किया, एक तरीके से आग लगाने का काम किया। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मैंने आपको फिर बता दें कि एंट्री करनी पड़ती थी किसकी, बुलेट की, जो कि मुंह से छीलना पड़ता था और तब जाकर के एंट्री होती थी। अब क्या हुआ भाई, रिलीजियस फीलिंग, सारी चीजें एक तरफ लेकिन रिलीजियस फीलिंग एक तरफ। सब चीजों से भुगता जा सकता है लेकिन रिलीजियस फीलिंग से नहीं। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द इंडियंस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम देख लेते हैं इसके बाद एकदम 1857 का जो युद्ध था, जो ये वॉर है, तैयार हो चुका है अब लड़ने के लिए। अब देख लेते हैं, आपने शायद बैकग्राउंड समझ लिया होगा कि कैसे कैसे चीजें स्टार्ट हो चुकी थी, क्या क्या रीजंस थे, जिन रीजंस ने जो इतने सालों से इन्होंने दबा के रखा हुआ था। और ऐसा नहीं है, फिर मैं आपको बता दूं कि 1857 का रिवॉल्ट पहला रिवॉल्ट था, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट हो चुके हैं, लेकिन वो छुटमुट रिवॉल्ट थे जिन्हें बहुत ईजिली सप्रेस कर दिया गया था। लाइक पीजेंट रिवॉल्ट आप देखोगे, इससे आगे भी आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटीज के आप रिवॉल्ट देखोगे, ठीक है। और जितने भी जो फॉरेस्ट थे उनमें भी बैन कर दिया गया था। बहुत सारे रीजंस थे और रीजंस हम वैसे भी बात कर चुके हैं। इन रीजंस ने अब लकड़ियां तैयार कर दिया। अब कैसे जला ये 1857 का विद्रोह, हम वो बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं, आई होप इस पर्सनालिटी को तो सब सभी जानते होंगे, मंगल पांडे। मंगल पांडे, आई होप बैरकपुर आपने एक नाम सुना हो, नहीं भी सुना कोई बात नहीं, दैट प्लेस इन द बंगाल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब भाई ये भी क्या है, मंगल पांडे उस समय पर सिपाही है। सिपाही मैंने आपको बता दिया है कि सिपाही कौन है, जो इस समय पर ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 34 इन्फेंट्री से थे। किससे, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री, इन्फेंट्री व्हाट इज इन्फेंट्री, ये एक आर्मी की टुकड़ी होती है, एक ब्रांचेस होते हैं ना, एक एक जगह यहाँ एक यहाँ पर है। तो ऐसे ही कि 34 इन्फेंट्री से थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये ही पहले वो इंसान थे जिन्होंने राइफल को यूज करने से बिल्कुल क्या कर दिया, मना कर दिया। तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए, 29 मार्च, ठीक है। डेट नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट याद करने में बहुत इजी रहता है इन सब चीजों। 29 मार्च 1857 को फाइनली क्या हो गया कि भाई हम यूज नहीं कर सकते ऐसी चीजें, और क्या कर दिया ब्रिटिशर्स ने, 6 अप्रैल को एग्जीक्यूट कर दिया, भाई फांसी चढ़ा दी। भाई ब्रिटिशर, डर लगेगा, ठीक है, अगर आपने मना ही कर दिया था कि नहीं हमें आपको राइफल यूज नहीं करनी, आप भाई भगा देते, आर्मी से भगा देते, घर भेज देते, यही ना, आपने तो डायरेक्ट क्या कर दिया, हैंग कर दिया। तो ये सारी चीजें ही क्या थे, एक तात्कालिक रीजन बने। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके। तो 6 अप्रैल फाइनली ही हैंग्ड, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1857, ओके, गॉट इट। तो ये मंगल पांडे कौन है, ये आमिर खान नहीं, मंगल पांडे, ठीक है। तो फाइनली 6 अप्रैल 1857 को हैंग्ड आउट हो गए। अब ये बात पूरे बैरकपुर, वेयर इज बैरकपुर इन द बंगाल, ये पूरे के पूरे इंडिया में ये बात फैल गई। मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ इंडिया, ओके ओके। आपका बैरकपुर इधर की साइड पड़ेगा, ठीक है, ये है आपका कोलकाता या बंगाल, ठीक है। ये पूरे के पूरे इस इलाके में फैल जाता है भाई,
है ना, फैल तो जाती है, आंटी की तरह बात फैल जाती है ना, जैसे सेम यार ये पूरे इलाके में बात फैल गई कि मंगल पांडे को क्या हो गया, फांसी हो गई है। सेम कब की बात है, 6 अप्रैल 24 मार्च को इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, एक तरह से रिफ्यूज कर दिया कि आई कांट यूज दिस टाइप ऑफ राइफल, तो फाइनली हैंग्ड आउट। इसके बाद क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं सेंटर बैरकपुर नहीं है, सेंटर आपका मेरठ है। वेयर इज मेरठ, मेरठ आपका पड़ेगा, वैसे ये दिल्ली के ये रहा मेरठ, दिल्ली के पास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब तो ट्रेन वगैरह चल गई है तो आप इजिली बहुत जल्दी पहुंच भी सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब मेरठ में भी इस म्यूटनी का ये स्टार्ट हो जाता है और 24 अप्रैल 6 अप्रैल मंगल पांडे हैंग्ड, एंड देन 24 अप्रैल टाइम पीरियड याद रखिएगा, 6 अप्रैल मंगल पांडे हैक्ड, ओके, और 24 अप्रैल अब मेरठ में भी यही रिफ्यूजल स्टार्ट हो जाता है, सॉरी वी कांट डू दैट, वी कांट यूज दैट। 24 अप्रैल में कहां पर, मेरठ में भी यही सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब उनको भी क्या करेंगे, या तो मार दिया जाएगा या फिर बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। यही सारे रीजन, यही सारी चीजें होंगी। किसी के साथ भी कैसे सप्रेस करेंगे, ब्रिटिशर्स का हमेशा से ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि बहुत ही रूड तरीके से, बहुत ही रफ तरीके से क्या कर रहे हैं वो लोग, सप्रेस कर रहे थे किसी भी चीज को। और यही रीजन भी थे, शायद हो सकता है इससे पहले भी बहुत राजा या बहुत सारे लोग बाहर से आए, ठीक है, मुगल दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूल्स है सभी बाहर के थे, लेकिन उन्होंने एक इंटेंशनली अटैच थे किसके साथ, इंडियंस के साथ, तो उतना कभी ऐसे इतने रूड तरीके से सप्रेस नहीं हुए, शायद इतने समय तक वो इजीली रूल भी कर पाए थे। समझ में आ रहा है। तो फाइनली 24 अप्रैल को मेरठ में भी अब इनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन 10 मई को क्या हो रहा है, अब भाई मार पीट के ये लोग कहां निकल गए, अब मेरठ से ये अपने जितने भी इन लोगों को कैद किया गया था उनको छुड़ाते हैं, और वो जितने भी इस समय पर ब्रिटिशर, जो भी छोटे मोटे ब्रिटिशर्स थे, उन सबको मार भगा के चले जाते कहाँ, 10 मई को अब ये मेरठ से दिल्ली जाते हैं। अब दिल्ली ही क्यों, बहुत सारे सेंटर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली उस समय पर अभी क्या है, कैपिटल है। शायद आपको ये बात पता होगी कि 1911 में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। तो 10 मई को फाइनली कहां जा रहे हैं, आपका मेरठ टू दिल्ली। आई होप यू गॉट इट, क्योंकि दिल्ली एक सेंटर है। आपने शायद देखा हो कि ये दिल्ली रिज वाला पास एरिया है, ये यहाँ पर ये दिल्ली के पास सिविल लाइन वाला जो एरिया है, यहाँ के पास जब आप पीछे वाला इलाका देखोगे, ठीक है, तो ये पूरा ये जो रिज है, ये कॉलेजेस के पीछे जो रिज है, ये सारा उसी समय पर 1857 का ही है लगभग, जब ये मार पिटाई हुई थी तो ये समय वहां पे जाकर के छुप गए थे। समझ में आ रहा है। और ये सिविल लाइन वाला पूरा इलाका दिल्ली में बता रही हूं मैं, ठीक है, ये दिल्ली में तो ये सारा ब्रिटिशर्स का ही है। और ये रिज वाला इलाका, बहुत सारे ऐसे रीजन है यहाँ पे, अजय फोर्ट वगैरह, ये सब भी 1857 से ही रिलेटेड फोर्ट है, वो तो बहुत ज्यादा पास है, मे भी ये सारी चीजें किसी को पता ही ना हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड 11 मई को फाइनली ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली दूर थोड़ी ना है भाई। आई होप इस पर्सनालिटी को तो आप जानते ही होंगे, ही वॉज अ बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, यहां पे सेकंड लगा दीजिए, ठीक है, लास्ट एम्परर। ओके, ये लास्ट एम्परर थे। इनके टाइम के बाद फाइनली मुगल जो आपकी जो मुगल हायरार्की थी वो खत्म हो जाती है। बहादुर शाह जफर का क्या रोल था, क्या चीजें थी, इन्होंने क्या काम किया था, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ और भी लोग पढ़ सके। थैंक यू सो मच।